ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, खूबसूरत सी दुनिया। हमारे पास पृथ्वी है, आकाश है, यूनिवर्स है। प्रकृति ने पूरा संतुलन इस विश्व को बनाने में दिया हुआ है और इसी प्रकृति में विभिन्न तरह के जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे, तमाम तरह के कीट पतंगे, पक्षियाँ, सभी कुछ इस प्रकृति में, प्रकृति के संतुलन को बनाने में सभी की महती भूमिका होती है। अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान की 3 अवस्थाएं होती है: बचपन, जवानी और प्रौढ़ अवस्थाएं। और इन अवस्थाओं से गुजरने के लिए इस संसार में एक व्यवस्था बनी। हम सब उस व्यवस्था को परिवार, समाज या संसार का नाम देते हैं और उसमें तरह तरह के कर्म, बचपन में बहुत सारी क्रियाएं हमें करनी होती है, पढ़ाई, खेलकूद, शरीर का विकास। वहीं यौवन अवस्था में हमें कर्म करने होते हैं, परिवार का भरण पोषण करना होता है और इस संसार में मानव जाति को आगे ले जाने के लिए विवाह और संतान उत्पत्ति संबंधी क्रियाओं को पूरा करना होता है। इसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते हैं तो एक व्यवसाय की तरफ, एक जीवन उपार्जन के संसाधन की तरफ हम जाते हैं और हम सभी अपनी अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर और अपने पास उपलब्ध संसाधन के आधार पर अपनी आजीविका का वहन करते हैं। मित्रों, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग, बहुत सारे लोग निवास करते हैं। अलग अलग वर्ग के लोग निवास करते हैं, अलग अलग बुद्धि बल, अलग अलग शिक्षा, अलग अलग आर्थिक परिवेश में लोग रहते हैं। सबके जीवन में सुख दुख लगा रहता है। कई लोगों का जीवन सुविधा संपन्न होता है, वहीं कई लोगों का जीवन अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी और मुफलिसी में गुजरता है। इस अभिन्नता को कहीं दर्द होता है, कहीं दुख होता है, तो कहीं सुख होता है। इस दुनिया में समानता, एकता और सेवा की भावना हम सब इंसानों के मन में पुरातन काल से आती है। जहाँ भी हमें कोई तकलीफ़ में दिखता है, हमारे मन में उसके प्रति दर्द पैदा होता है, उसके प्रति संवेदना पैदा होती है। हम सभी जब एक युवा अवस्था में होते हैं तो जीवन का निर्वहन करने के लिए किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप जीवन के निर्वहन के लिए अपने लिए एक कार्यक्षेत्र का हम चुनाव करते हैं। किसी व्यक्ति को पढ़ाई में रुचि होती है, उसको पठन पाठन में रुचि होती है, वह अध्यापक का कार्य करता है। किसी व्यक्ति को बीमारों की सहायता करने में खुशी होती है, वह डॉक्टर बन के अपने जीवन यापन या जीवन का निर्वहन करता है। किसी को कानूनी बातों में रुचि होती है तो वह वकील बनकर समाज की पीड़ित लोगों की सेवा करता है। तो इन तमाम कार्यों का उद्देश्य जीवन का निर्वहन करना तो है ही है, साथ में इस प्रकृति ने हमें जो दिया है, तो इस प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए, इस प्रकृति को संचालन करने के लिए और मानव जीवन को सतत उन्नयन करने के लिए हर समय में, हर सदी में, हर पीढ़ी ने अपना योगदान दिया है और हम सब यही किसी न किसी रूप में देश की, समाज की, पृथ्वी की, प्रकृति की, वातावरण की, जलवायु की सेवा करके अपना ऋण या अपना कर्म हम सभी करते हैं। सेवा, समर्पण, दान, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन में, हमारे जीवन में हर आदमी सोचता है कि मैं कुछ दूसरों की सेवा के लिए काम करूं। कुछ लोगों के पास काफ़ी धन होता है, वो सोचते हैं कि कुछ धन मैं दूसरों की सेवा में लगाऊं। कुछ लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारा अनुभव होता है, बहुत सारा अनुसंधान होता है। वो चाहते हैं कि मैं समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने इस अनुसंधान को, अपनी इस योग्यता का उपयोग करूं। तो ऐसे लोग जो जीवन में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिश्रम के रूप में या अपना बुद्धि लगाकर या अपनी बौद्धिकता से
समाज की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की सेवा करना चाहते हैं, किसी भी पशु की, पक्षियों की, वातावरण की, प्रकृति की सेवा करना चाहते हैं, मानव की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जब सेवा भावना के साथ आगे आते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बनाएं, क्यों ना हमारा एक ऐसा संगठन हो जहां लोग साथ मिलकर अपनी अपनी अलग अलग योग्यताओं को मिलाकर समाज के उत्थान में या मानव जाति को उन्नयन करने में अपने श्रम को, अपने धन को, अपनी योग्यता को हम लगाएं। तो साथियों, जब ये सारी बातें आती है, जब सेवा, समर्पण, दान की भावना आती है, जब मानव जीवन को दुख मिटाने की भावना आती है, जब लोगों को साक्षर करने की भावना आती है, जब लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देने की बात आती है, तो बात आती है एनजीओ की। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक गैर सरकारी संगठन जिसका उद्देश्य होता है, जिसका विज़न होता है, जिसका मिशन होता है, जिसके काम करने के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करें, ऐसी संस्था जो सरकार की नहीं होती है या जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसी संस्था जो देश, समाज और मानव जाति, प्रकृति की सेवा के लिए बनाया गया है, जिसका उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना या विखंडन करना या नुकसान पहुंचाना ना होकर सेवा, समर्पण और प्रगति जिसकी आवश्यकता होती है। हमारे समाज में वो लोग जो उत्पीड़न के शिकार है, हमारे समाज के वो लोग जो पिछड़ी पंक्ति में हैं, हमारे समाज के वो लोग जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, हमारे समाज के वो लोग जिन्हें ज़रूरत है कि उनके लिए कोई आकर बेहतर काम करे और उनके जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके वेल्थ को, उनकी लाइफस्टाइल को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को, इस पृथ्वी को बेहतर जीवन जीने लायक बनाए, इस वातावरण में इस हवा को बेहतर सांस लेने लायक बनाए, इस दुनिया में कुछ सृजन का काम करें। तो जब हम सृजन की बात करते हैं, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो बात आती है एक संगठन की जिसकी हमने अभी बात करी। तो एनजीओ की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जो हम आज देख रहे हैं गैर सरकारी संगठन या एनजीओ, लगभग 18वीं 19वीं सदी से इसकी शुरुआत हो गई थी। यहाँ लोगों ने इकट्ठे होकर संगठित रूप से आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था और सबसे पहले एनजीओ शब्द की शुरुआत या गैर सरकारी संगठन की शुरुआत अमेरिका से हुई। धीरे धीरे बिना ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसे संगठन का कोई नाम दिया जाए, ऐसे संगठन के कोई नियम हो, ऐसे संगठन पे कोई निगरानी रखी जाए, और तब जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे इनको चलाने के लिए, इन पर कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर इनके लिए नियम कानून बनाए जाने लगे। तो 19वीं 20वीं सदी में एनजीओ जो है विभिन्न देशों में फैला और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए और तमाम अच्छे उद्देश्यों के लिए सारे देशों ने मिलकर ऐसा एक फंड, एक कोष तैयार किया जो गैर सरकारी संस्थाओं को दिया जाता है। अब गैर सरकारी संस्था कितनी तरह की होती है? गैर सरकारी संस्था कई तरह की हो सकती है। पहली तो सोसाइटी के रूप में गैर सरकारी संस्थान हो सकती है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। फिर वो संस्थाएं जो ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, यानी ट्रस्ट जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो दूसरी तरह की संस्था होती है। और तीसरी संस्था होती है जो कंपनी एक्ट के रजिस्ट्रेशन अंदर रजिस्टर्ड होती है, जिसे हम सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। तो ये 3 तरह की एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे सभी जगह पूरे विश्व में काम करती है और 3 तरह के एक्ट में
इन्हें पंजीकृत किया जाता है। अब इनकी पंजीयन की क्या प्रक्रिया होती है? अब सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमने किन किन लोग हमारे साथ हैं। अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी बनाने के लिए अधिकतम कितने सारे लोग भी हमारे साथ हो सकते हैं। यानी कि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200 लोग भी अगर हमारे साथ मिलते हैं, अगर हम इकट्ठे होकर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो हम 200 लोग समिति बना सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है। इसी तरह ट्रस्ट में भी कम से कम 2 लोग और सेक्शन 8 कंपनी में भी कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। अधिकतम हम ज़्यादा लोग इनमें रख सकते हैं। अब बात शुरू होती है कि हम 7 लोग इकट्ठे हो गए, हम 2 लोग इकट्ठे हो गए, हम 5 लोग इकट्ठे हो गए, और हम सभी लोगों की भावना है कि हम समाज की सेवा के लिए, हम समाज के उत्थान के लिए, हम गरीबों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए, हम अशिक्षितों को शिक्षित करने के लिए, हम बीमारों को स्वस्थ करने के लिए कार्य करने का बीड़ा उठाते हैं। तो हमने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक हमें सोसाइटी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या जिसे हम बायलास कहते हैं, वह एक बनाना होता है, जिसमें संस्था के उद्देश्य, संस्था किसके द्वारा निर्मित की गई है, उनके नाम, पता, व्यवसाय इत्यादि, तथा संस्था किन नियमों के अंतर्गत, संस्था की बैठकें कब होगी, संस्था के कोष का संधारण किस तरह से किया जाएगा, संस्था में निर्णय किस तरह से लिए जाएंगे, और संस्था के पदाधिकारियों की क्या दायित्व होंगे, क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सारी चीज़ें उस नियमावली के अंदर सम्मिलित होती है। संस्था में क्या क्या पद होंगे और उन पदों पर किस अवधि के दौरान निर्वाचन, उसमें सदस्यता या सदस्यता छोड़ने के क्या नियम होंगे, ये तमाम चीज़ें उस नियमावली के अंदर होती है। इसी तरह से ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड होती है, और सेक्शन 8 कंपनी का भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या जिसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंपनी का होता है, संविधान कंपनी का होता है। जमा करके इस तरह से पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटी हर राज्यों में अलग अलग एक्ट के अंदर है। आजकल ज़्यादातर राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, जहां हम पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रस्ट चैरिटी एक्ट के अंदर हम जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और सेम चीज़ कंपनी एक्ट में भी हम सेक्शन 8 कंपनी के रूप में ऑनलाइन जाकर या किसी विधिक सलाहकार के सलाह लेकर हम इन की प्रक्रिया को, पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। जब हमें पंजीयन मिल जाता है, जो कि लगभग 1 से 2 से 3 महीने की अवधि में, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो या कंपनी हो, हमें पंजीयन हो जाता है। अब पंजीयन होने के बाद हमारा दायित्व होता है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम धन का, या जिसे हम कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था हम किस तरह से करेंगे। क्योंकि हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था में कार्यक्रमों का संचालन करना होगा, और कार्यक्रमों के संचालन के लिए हमें पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी संस्था के तात्कालिक खर्चों का निर्वहन किस तरह से करें। मिड टर्म प्लानिंग के अंदर हमें सोचना होगा कि हम संस्था के कर्मचारियों का या संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनका हम वित्तीय व्यवस्थाएं किस तरह से करेंगे, या नियमित रूप से हमें किस तरह से दान, अनुदान इत्यादि प्राप्त होते रहें, जिससे कि हम अपने कार्यक्रम, अपनी गतिविधियों को निरंतर रूप से संचालित कर सकें। और लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर हमें यह तय करना होगा कि हम ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जिससे कि हमारी यह संस्था जो है वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी तक समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना कार्य करते रहे। तो इसके लिए हम व्यक्तिगत दान, बहुत सारे तरीके हैं। हम अपनी संस्था की वेबसाइट बना सकते हैं, जिसका कि हम दान के लिए अपनी संस्था का अकाउंट भी उसमें हम
दे सकते हैं, जिससे कि हम प्रचार प्रसार भी अपनी संस्था का कर सकें, अपनी गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और सीधे उनसे दान भी वहां हम उनसे ले सकते हैं सीधे। इसके अलावा हम ऐसी गतिविधियों का संचालन करें जिसमें लोग आकर हमें दान दें। कई सारी गतिविधियां ऐसी होती है जिनके माध्यम से जहां लोग आते हैं और स्वेच्छा से अपना दान देते हैं। साथ ही कई कार्यक्रम हम ऐसे कर सकते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के कार्यक्रम हो सकते हैं। हम बच्चों की शिक्षा के लिए, एक बच्चे की शिक्षा के लिए, 10 बच्चे की शिक्षा के लिए हम व्यक्तियों से, व्यापारिक संस्थानों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, आजकल CSR एक्ट भी जो है सरकार के द्वारा लागू किया गया है और CSR के अंदर भी बहुत सारा फंड संस्थाओं के लिए अवेलेबल होता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी संस्था की कितनी अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अपने कार्यक्रमों का आप कितनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अपनी संस्था का प्रबंधन आप कितने अच्छे तरीके से करते हैं और आपकी जो कार्य है, आपने जो गतिविधियां या आपने जो अचीवमेंट समाज के क्षेत्र में हासिल किया है, उन अचीवमेंट को लेकर आप कहाँ तक लोगों के पास जाते हैं निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपने अभी तक इमेजिनेटिव टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस करें, जिससे आपको इमेजिनेटिव टॉक का हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सन 2020 से लेकर 2030 तक की स्वयंसेवी संस्थाओं की, NGOs की या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रणनीति होना चाहिए, हम क्या अपने कार्य क्षेत्रों में किस तरह के इनपुट दें या अपनी संस्था को और ज़्यादा हम किस तरह से इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या हम अपनी संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों तक हमारी पहुंच हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।